अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, कभी आपने ये सोचा है कि आपको इलाज महंगा क्यों मिल रहा है, या आपने कभी ये सोचा है कि अद्वियात की कीमतें क्यों ऊपर जा रही हैं? इसमें गो कि एक वजह इंटरनेशनल मार्केट, टैक्सेस, डॉलर, ये सारी बातें तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा एक और जो तल्ख हकीकत है, जो हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं, या हमें बहुत सारे मौके पे इस बात का सबूत नहीं मिलता, तो इसलिए भी हम उस पर बात करने से गुरेज करते हैं। लेकिन अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिसे खुशाइंद कहा जा सकता है। इससे पहले भी ये प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स, नर्सेज और इसके साथ साथ पैरामेडिक्स भी कभी कभार किसी हद तक इनके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ ताल्लुकात होते हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के नुमाइंदगान जब इनके पास जाते हैं अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के नाम पर, जब इनके पास पहुंचते हैं, इनके दफातर में जाते हैं, इनके क्लिनिक्स पर जाते हैं, तो जहां अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उन्हें देते हैं, उसके साथ ही उन्हें ऑफर्स भी करते हैं कि आप हमारे लिए ये दवा लिखें और हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव और इंसेंटिव बहुत सारे जो डॉक्टर हजरात हैं मुबैना तौर पर कुछ कैश में भी लेते हैं और कुछ काइंड में भी लेते हैं, कुछ ट्रिप्स की शक्ल में लेते हैं, बैरून मुल्क अपनी फैमिलीज़ के साथ चले जाते हैं, हॉलीडेज़ मनाने चले जाते हैं, और कुछ के बारे में तो ये पता चला है कि उम्र के नाम पर भी वो लोग अपने इंसेंटिव्स जो है ना वो वसूल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो एक्ट है उसमें एक नया SRO जारी किया है, और अब कानून साजी कर दी है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जानिब से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को किसी भी किस्म का इंसेंटिव देना गलत है, अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, और इसे एथिकल लेजिस्लेशन इसको कहा जा रहा है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब नूर महर साहब, जो कि कंसल्टेंट ड्रग लॉयर हैं और ड्रग लॉयर्स फोरम के भी सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी वालेकुम सलाम। नूर महर साहब, पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि ये एक्ट क्या बना है और SRO क्या आया है, अब इसके हिसाब से क्या चीज़ ममनू करार दे दी गई है? इस SRO के मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं किया गया है, उनको रोका गया है डॉक्टर्स को, ये चीज यहाँ की गई है कि अगर किसी भी किस्म की जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी से या किसी भी दूसरे उससे किसी भी किस्म की कोई मराहत लेंगे, बाहर के टूर लेंगे, फ्रिज लेंगे, AC लेंगे, लेटर पैड्स पेन लेंगे, उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, या उनमें खाने जो हैं वो करेंगे, तो किसी भी किस्म की जो मराहत है लेना, वो जो है जुर्म करार दिया गया है ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 23 के तहत। अब जो ड्रग एक्ट 1976 और ड्रग एक्ट 2012 है, इसके तहत अगर कोई वायलेशन होती है, कहीं से ये पता लगता है कि ये जो सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्पॉन्सर किया है और उनको पैसे दिए हैं, कैश दिए हैं, चेक दिया है, अगर उस चेक की, अगर ड्रग अथॉरिटी से उस इश्तिहार की, उस एड की अगर ड्रग अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई, ड्रग अथॉरिटी से लोकल और फेडरल सूबाई से नहीं ली गई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हकीकत ये है कि हम बाज तो तकरीबन 95% जो डॉक्टर्स हैं वो माल बनाओबाज डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर के बजाय डाकू का किरदार अदा कर रहे हैं, और इंसानियत सोज बहुत सारे अवामिल सामने आते हैं कि कोई भी कहने के तो बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इंसानियत की खिदमत का नाम देते हैं, लेकिन वो इंसानियत को बिगाड़ने में और तबाह करने में किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो कंपनियां जो हैं उनसे ले रही होती हैं, बाज जो फार्मासिस्ट भी हैं वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और होना ये चाहिए कि अद्वियात की जो असल कीमत है उस पर दवाइयां बिकें, और जो डॉक्टर्स हैं वो साल्ट सिर्फ कमजोर कंपनियों के, गलत कंपनियों के ब्रांड लिखने के बजाय जो है वो साल्ट लिखें। और अब इस कानून साजी जो अभी इथिकल मार्केटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, उन्होंने भी इस पे इंटरेस्ट लिया और इस पे उन्होंने बतौर डॉक्टर होने के बावजूद जो है इस तरह की इथिकल जो चीजें हैं उन पे उन्होंने भी किया। मैं ड्रग अथॉरिटी को भी सराहूंगा कि उन्होंने अच्छे इकदाम किए हैं, और मुस्तकबिल में खासतौर पर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब जो हैं डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज ने जो है
इस पे बहुत नुमाया किरदार अदा किया और इससे जो है एक नई जो है एक सतह और एक नया फ्यूचर जो है उस पे हम खड़े हैं। और जो बहुत सारी जो बर्डन है मरीजों पे, जो तकरीबन 90% बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो बिला वजह जो उनको पैसे अदा करने पड़ रहे थे मरीजों को, उसका तदारुक हो सकेगा। इस तदारुक में मैं समझता हूं कि जहाद करने की जरूरत है, अच्छे डॉक्टरों को आगे आने की जरूरत है और इसको एक्सेप्ट करें। नूरमान साहब हमारे साथ टेलीफोन है लाइन पर मौजूद रहिए। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया अभी टेलीफोन लाइन पर जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर साहब। जी वालेकुम सलाम। थोड़ी आवाज कम आ रही है, जरा जोर से बात हो तो अच्छी है। भाई डॉक्टर कैसर साहब का आवाज़ कम जा रही है, हमारी टेक्निकल टीम उसको सेट कर लें। डॉक्टर साहब हम इस पर बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने जो ड्रैप एक्ट में अभी अमेंडमेंट की है और इस बात को गैर अखलाकी करार दिया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो डॉक्टर्स के साथ इंसेंटिव देने वाला जो रिलेशन है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इस बारे में आप बताइए, आप इसको क्या आप खुशाइंद करार देते हैं? किस चीज को खुशाइंद करार देते हैं? इस कानून को, इस कानूनी तरमीम को, इस ड्रग एक्ट में जो तरमीम है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज से कोई इंसेंटिव नहीं लेगी दवाई लिखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अव्वल तो इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी को भी ये बात पसंद नहीं है कि डॉक्टर्स जो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो उनके रिलेशन है और उससे वो फायदा उठाते हैं और बेतहाशा फायदा उठाते हैं। इससे कोई जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसके ऊपर किताबचा भी निकाल चुकी है, एक बुकलेट निकाल चुकी है, गाइडलाइन के आप कंपनी से जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और ये सब चीजें फजूल है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मुझे पता नहीं है एक्ट में क्या चीज है, लेकिन जो मुझे मीडिया के जरिए जो पता लगा है, मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ तो ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसको और तेजी से इसको बढ़ाएंगे। ये अब इसको कंट्रोल करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक ये है कि जी आप डॉक्टर्स जो है वो कंपनी के या ट्रेड नेम से दवाइयां नहीं लिख सकेंगे। तो अगर हम दवाइयां नहीं लिखते हैं ट्रेड नेम से या कोई भी, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर सिस्टम नहीं बनेगा तो ये जो सिस्टम अभी चल रहा है इसमें तो नहीं चलेगा, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि जो चीजें ठीक करने की है पहले उसको तो ड्रग रेगुलेटरी अपनी जिम्मेदारी को तो समझे कि वो ड्रग कौन कौन सी ड्रग वो रजिस्टर्ड करते हैं, किसको रजिस्टर्ड नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में हर्बल मेडिसिन के नाम से दवाइयां बिक रही हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है, कैसे बिक रही हैं, जबकि वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि अकाई कहलाते हैं, क्वैक्स कहलाते हैं, वो जाकर मेडिसिन एलोपैथिक लिखते हैं, वो जाके खरीद रहे होते हैं लोग। फिर सेल्फ मेडिकेशन है। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक काम तो कम से कम पहले करे लोगों की भलाई के लिए, कि जो कि इस वक्त हम परेशान हैं कि इस वक्त लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। एंटीबायोटिक दुनिया में एक बहुत बड़ी इजाद है, इससे बेहतर इजाद दुनिया में कोई चीज नहीं है, ना ही स्मार्टफोन इजाद है, ना ही कोई और ऐसी चीज इजाद है। जो सबसे बड़ी इजाद है वो एंटीबायोटिक है। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक टॉफी चने की तरह खाया जाता है और लोग, डॉक्टर हजरात भी खिलाते हैं, क्वैक्स भी खिलाते हैं और अवाम खुद से जाके मेडिकल स्टोर से लेते हैं। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी इतने सालों से डिमांड के बावजूद एक नोटिफिकेशन या एक काम नहीं कर सकी कि डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकल स्टोर से डिस्पेंसिंग नहीं होगी। वो आज तक नहीं होती, जिसकी जो मर्जी है जाके मेडिसिन लेता है वो ले लेता है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि हमारे पास मेडिकल स्टोर के अंदर कौन लोग बैठे होते हैं, क्या वहां फार्मासिस्ट होता है? कानून में तो ये है कि हर मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट होना मस्ट है, लेकिन सर्वे करा ले आप, अख्तर साहब आप भी जानते हैं, आप सर्वे करा के देख लें कि 10 मेडिकल स्टोर पे जाइए, आपको पता लग जाएगा एक भी मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट नहीं है मौजूद है। तो एक ये सबसे बड़ी इशू है। मैं समझता हूँ कि जो काम पहले करने के, और आप देखें जेनरिक नेम से, अगर मैं सपोज एक जेनरिक नेम है, मैं हमेशा इसके खिलाफ हूँ कि टेलीविजन पे बैठ के लोग
ट्रेड नेम, दवाइयों के नाम बताते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे मुल्क में। फिर वो दवाइयां गायब हो जाती हैं, लोग उठा के अपने घरों में रख लेते हैं और फिर जो जेन्युइन मरीज को दवा नहीं मिलती है। मैं एक जेनरिक नेम लेता हूं, उसका नाम है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल बहुत सारे नाम के साथ मार्केट में बिक रहा है, बहुत सारे नाम के साथ। तो अगर आप ये कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो जेनरिक नेम लिखे, तो भाई मैंने पैरासिटामोल लिख दिया आपको, अख्तर साहब को। अब अख्तर साहब ये पैरासिटामोल का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर पे जाएंगे। जब वो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो अब आपने डॉक्टर से तो बहुत अच्छा किया कि आपने वो ले लिया कि जी कंपनी की दवा नहीं लिखेंगे। अब डॉक्टर साहब ने तो दे दिया, अब वो मेडिकल स्टोर पे गया। नाउ द मेडिकल स्टोर वाला जो है वो अपनी मर्जी से जहां कुछ भी मिल रहा है वो उस जेनरिक नेम का वो दवा दे देगा। जहां से उसे कमीशन अच्छा मिल रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे बोले सीधा जी, जहां से उसे कमीशन अच्छा मिलेगा, कमीशन अच्छा मिलेगा, या मैं और अच्छी जुबान में जो आम आदमी की समझ में आ जाए कि जहां से उसको खांचा ज्यादा अच्छा मिलेगा, हाँ। वो काम करेगा, वो उसको दे देगा। तो बात सारी क्या हुई कि आपने एक चीज अच्छी करने के लिए उस चीज को और मजीद खराब कर दिया। डॉक्टर कैसर साहब, आप मेरे साथ लाइन पे रहिए। हमारे साथ नूर महर साहब हैं, फार्मासिस्ट हैं लाहौर से। नूर महर साहब, ये बताइए कि ये जेनरिक के हवाले से आपने भी बात की और ड्रैप ने एक वो भी निकाला था इसके हवाले से नोटिफिकेशन, लेकिन डॉक्टर कैसर साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि जब तक आप इसका लिए कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो फिर ये जेनरिक डॉक्टर लिखता भी रहे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, मैं डॉक्टर कैसर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं तारीफ करूंगा जो डॉक्टर कम्युनिटी की गलतियां हैं वो भी मानी और इन्होंने रहनुमाई दी है कि ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी को स्टेप लेने की जरूरत है। देखें, ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 2 रोज पहले बगैर नुस्खा के कोई भी दवाई जो है वो नहीं बिकनी चाहिए मेडिकल स्टोर पे, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने निशानदही की कि हर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होना चाहिए। मैं इनकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूं और ये काबिल सताइश है। इस तरह के कोशिश जो है हम मिलजुल के करेंगे और यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं भी इनके बिल्कुल साथ शाना बशाना हम काम करेंगे। असल में जो है जो जेनेरिक है वो इनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कैसर साहब की कि ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 7 की क्लास 8 के तहत जो सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग है, ड्रग एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको रजिस्टर जो है वो जेनेरिकली करें, जो कि नहीं हो रहा। ये मरीजों के साथ ज्यादती हो रही है ब्रांड्स के नाम पे। अब क्या है कि कुछ डॉक्टरों, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रग अथॉरिटी की मिलीभगत की वजह से मरीज सफर कर रहा है। खासतौर पे पीएमए ने हमेशा अच्छा रोल प्ले अदा किया है और डॉक्टरों की करप्शन के इलाकियात के पहले भी जो है कैसर साहब और दूसरे चंद एक अच्छे अजीम डॉक्टर्स उन्होंने पूरी इथिक्स जो है ना अपने कम्युनिटी को सिखाने की कोशिश की है। नूर महर साहब, ये बताइए कि ये दवाई जो है, आप फार्मासिस्ट भी हैं, ये बताइए कि वही दवाई एक पाकिस्तानी कंपनी अच्छी क्वालिटी की अगर दवा बना रही है, 10 रुपए की वो आपको गोली मिल रही है और वही गोली जो है वो आपको मल्टीनेशनल की लिख के दे दी जाती है जो 100 रुपए की एक है या शायद 150 रुपए की एक है, तो ये तो सिस्टम के बगैर तो फिर ये होगा कैसे? देखिए, कैसर साहब के साथ हमें बहुत सारे डॉक्टर, कैसर साहब अजीम आदमी हैं। देखिए, बात यह है कि मल्टीनेशनल की कीमत ज्यादा है, लोकल की कम है। अगर हम कहते हैं जी, वो कहते हैं जी मल्टीनेशनल का म्यार अच्छा है, हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि भाई म्यार तो सबका एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी का म्यार अच्छा नहीं है तो ड्रग ड्यूटी अथॉरिटी और इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? क्या ये ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं क्या सिर्फ मेडिकल स्टोरों से भत्ता लेने के लिए हैं या उनसे जो है सिर्फ धौंस जमाने के लिए है? इनसे काम लेना चाहिए। हमारी ड्रग अथॉरिटी जो है इस पे काम करे और खास तौर पे जो सूबाई हुकूमतें हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, हर मेडिकल स्टोर पे जो है फार्मासिस्ट होना चाहिए। और खास तौर पे जो अभी एक ब्रांड पैरास्टामोल का सर ने नाम लिया, उसका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो मसनूई तौर पे शार्ट किया जाता है। आज के दिन में भी जो है 23 नई अद्वियात और कुछ पुरानी अद्वियात की कीमतों में ब्रांड्स में इजाफा किया गया है और जेनेरिक में इजाफा किया आज के दिन में भी। तो दवाइयों की कीमतें जो हैं वो फौरी तौर पे रैब की वेबसाइट पे होनी चाहिए, वो आम आदमी की एक्सेस में होनी चाहिए और तमाम जो रजिस्टर्ड दवाइयां हैं वो ड्रैब की और सूबों की जो वेबसाइट है उस पे होना चाहिए ताकि आम मरीज जो है लूटे नहीं। चलें डॉक्टर कैसर साहब से हम बात कर लें। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? इसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स को एम्पावर किया गया है इस नए कानून में, इस अमेंडमेंट में, कि वो जहां इस बात को देखें कि खिलाफ वर्जी हो रही है
तो उस पर वो एक्शन ले सकते हैं? अब देखिए, ये इस तरह के बहुत सारे कानून बने हुए हैं ऑलरेडी, और बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की है और बात सारी नियत की है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कानून अपने घर पे कानून बना के लागू नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल मरहला होगा कि इंस्पेक्टर जो है वो ये सारे काम करेगा। कैसे करेगा? आज तक तो इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पे चीजें, बहुत सारी बातें इसके अंदर, बहुत सारी बातें मेडिकल स्टोर पे किसने देखा है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के किसी आदमी ने देखा है कि मेडिकल स्टोर पे जनरेटर मौजूद है कि नहीं है उसके पास? जो वो इंजेक्शन बेच रहा है, सुबह से रात तक उसके मेडिकल स्टोर पे जनरेटर मौजूद नहीं है और बिजली भी नहीं है, तो जो इंजेक्शन उसके फ्रिज में रखा हुआ उसका क्या हुआ? दूसरी बात है कि बहुत सख्त गर्मी पाकिस्तान में पड़ती है, कराची में और दूसरी जगहों पे। उस गर्मी में इन दवाओं का टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है मेडिकल स्टोर पे? जगह जगह पे तो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। फिर मरीज को तो बेचारे को पता नहीं, उसको तो दवाई लेके वो तो फाँक लेता है, बस उसके बाद उसे असर नहीं होता, फिर रेजिस्टेंस भी होती है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि लोकल, हमारे यहाँ लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो दवाइयां हैं वो बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। और मैं खुद लिखता हूँ, मुझे उसका इफेक्ट, उसका इफिकेसी मुझे पता चल रही होती है। तो लेकिन होता क्या है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला अपनी मर्जी से दवा चेंज करता है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और जनाब नूर महार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हमने आपको अपडेट दी है, इस पर आपको भी नो हाउ लेने की ज़रूरत है, आप भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्वराज मैटरनिटी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे स्वराज मैटरनिटी अस्पताल की। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ये एक बड़ा अस्पताल है और गायनी के हवाले से बड़ा मारूफ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से आप जैसे सुनते ही रहे होंगे कि उसके हालात क्या जा रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी मसाइल ही मसाइल हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की बात करें तो वहाँ भी मसाइल ही मसाइल हैं। KMDC की बात करें तो कहाँ यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी और कहाँ अभी तक वो कॉलेज के मसाइल जो हैं वो भी हल नहीं हो पा रहे हैं। अब इसी तरह से स्वराज मैटरनिटी अस्पताल में डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर रखी है, एहतजाज पर हैं। वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, हम इसी पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फैसल जावेद ने, जो कि सदर हैं YDA KMC के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद साहब, फैसल जावेद साहब। और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर आफरीन काजमी साहिबा, जो कि यंग डॉक्टर है स्वराज मैटरनिटी अस्पताल की। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा। तो डॉक्टर आफरीन साहबा, आप ही से शुरू करूंगा। स्वराज अस्पताल में मसला है क्या, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग जनवरी के इंडक्शन है डॉक्टर्स की, अभी तक हमें पे नहीं किया गया। 11 मंथ से वी आर अनपेड अप टिल नाउ। इन दिस कोविड क्राइसिस में हम अभी तक अनपेड ही हैं, जबकि हमारे सारे डॉक्टर्स को कोविड हुआ भी है, लेकिन स्टिल हम अनपेड रहे हैं अभी तक। एक दिन की भी पे नहीं आई हमारे पास। आप लोग अपॉइंट हुए थे, एडॉक पे अपॉइंट हुए थे आप लोग? सॉरी, एडॉक पे आप लोग अपॉइंट हुए थे या रेगुलर अपॉइंट हुए थे? नहीं, ये पीजी ट्रेनिंग की पोजीशंस होती हैं जिनके ऊपर इनको किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कंसल्टेंट की ट्रेनिंग की सीट्स होती हैं जिनके ऊपर जो है इनको इंडक्ट किया गया था। 4 साल का इनका कुछ का ड्यूरेशन होता है, कुछ का सुपरवाइजर का 2 साल का होता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के मुताबिक इनको सैलरी पर मंथ जो है वो पे की जानी चाहिए थी, पे होनी चाहिए, जो नहीं की जाती। डॉक्टर आफरीन साहब, इस हवाले से आपने अस्पताल इंतजामिया से बात की, लोगों से मिले, उन्होंने क्या बोला? जी, हमने बात की। हर रोज यही होता था कि इनसे साइन नहीं हुई या उनसे साइन नहीं हुई, MC से साइन नहीं हुई, डायरेक्टर से साइन नहीं हुई, सीनियर डायरेक्टर से साइन नहीं हुई। हर दोस्त हम लोग 9 महीने गुजार दिए उन्होंने? 11 महीने। 11 महीने हो गए अब? बिल्कुल। अच्छा, 11 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली? नहीं। तो गुजारा कैसे? बहुत से लोग एग्जैक्टली जा क्यों रहे हैं अस्पताल? एग्जैक्टली, लेकिन हमने ओथ ली थी। हम लोग अच्छे लोग हैं, शायद ओथ ली थी, डॉक्टर्स हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हम जा रहे थे। और ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ जिनकी 2-2 साल से सैलरी नहीं आई। तो चलें, बहुत सारे लोग तो शायद अपने घर वालों से मांग रहे होंगे, बहन भाइयों से मांग करके जा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास तो शायद ये भी बड़ा मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, कर्ज तो बहुत चढ़ गया होगा। कर्ज भी और एहसान भी कह सकते हैं। फैल साहब, तो क्या कहते हैं, अब
केएमसी की आपकी बात हुई सीनियर डायरेक्टर से? सीनियर डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है, मेट्रोपोलिटन कमिश्नर से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब नए आए हैं, उनसे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश हम कर लोग रहे भी हैं। रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से, हमारी टीम उनका नंबर डायल कर रही है, देखें उठा लेते हैं तो लेकिन हम- वो है कि जैसे ही वो पहले जो थे उनसे रब्ता करना बड़ा आसान था, लेकिन अब जो है जब ओहदे मिलते हैं तो शायद मुश्किलात बढ़ जाती हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ मुर्तज़ा जाती वहाब हैं। साहब पहले आसानी से मिल जाते थे आसानी आपको? से बात हो जाती थी, अब शायद मुश्किल होता जा रहा है उनके तक अभी तक हमारी बात नहीं हुई, आवाज। कब से ट्राई कर रहे हैं आप? हम तो जिस दिन से ये सीट के ऊपर आए हैं, क्योंकि आपको ऐसे आपने भी शुरू में कहा कि अब्बासी शहीद के मसले हैं, सोबराज के मसले हैं, गिजरी के मसले हैं, हमारे पास केएचडी के मसले, 13 अस्पताल केएमसी के, इसमें कोई एक अस्पताल ऐसा नहीं जिसके इश्यूज ना हो, जहाँ के डॉक्टर्स खुश हों, जहाँ के नर्सेज खुश हों, जहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हों तो मरीज खुश हों, जहाँ पे टेस्ट की फैसिलिटी मिल रही हो, जहाँ पे एक्सरे सिटी स्कैन जैसे कोई सहूलत मिल रही हो, कि कराची की आवाम खुश हो। ठीक है, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही तो आप उन्हें obviously मिलकर अपने मसाइल बताना चाह रहे थे? हम बहुत अरसे से चाह रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, या वो हमारे पास अब्बासी का भी विजिट करने आए, या वो सोबराज का विजिट करने आए, गिजरी का करने आए, केएचडी का करने आए। लेकिन वो रोड के ऊपर काफी आजकल कारपेटिंग हो रही है, शायद उससे टाइम नहीं मिल पा रहा, या अब्बासी तक का रोड अभी तक तकमील आपने नहीं उनसे हुआ। कैसे रब्ता किया? डायरेक्ट उनका फोन डायल कर रहे हैं या रिक्वेस्ट उनके भेजी है ऑफिस या भी लेटर जाके हम भेजा है? बहुत दफा एप्लीकेशन ड्रॉप करी हैं हमने, इवन सोबराज के इशू के लिए भी, कि सोबराज की जो है सैलरी नहीं मिल रही, इनके लिए भी हमने उनको एप्लीकेशंस लिख के दी। हमने एमसी को भी एप्लीकेशन लिख के दी, एमसी से मिले भी हैं, और अब्बासी के इशूज के लिए और बाकी तमाम अस्पताल के इशूज के लिए भी उनको एप्लीकेशन लिख के दी गई हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं सुनी जा रही, उन्होंने अभी तक टाइम नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, तो ये डॉक्टर आफरीन साहब ये बताइए कि आपके अस्पताल में आप क्या क्या सहूलतें आप लोग डिलीवर करते हैं, कितना अहम है अस्पताल? वो बिल्कुल सेंटर में है, शहर के बोल सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हमारे हम लोग लेते हैं। डिलीवरी पर डे के हिसाब से भी बहुत अच्छा स्केल है उनका डिलीवरीज के हिसाब से। और हमारे पास शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर भी है। हमारे पास नर्सरी में कोई डॉक्टर नहीं होता इन द इवनिंग एंड द नाइट्स, और उसके बावजूद भी ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं सोबराज से डॉक्टर्स का कहीं और किसी और ब्रांच में। ये भी एक ओवरबर्डनाइज किया जा रहा है हमें। विदाउट सैलरी हमने 9 महीने काम किया कोविड में, फिर ओवरबर्डनाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को वो दूसरी जगह भेज रहे हैं। और उसमें अस्पताल मैनेजमेंट का कोई कॉन्क्रीट कोई जवाब नहीं है, बस यही कि हो रहा है काम, बस यही बात है। अस्पताल इंतजामिया भी एक लिमिटेड काम कर सकती है। इंडक्शंस जो हैं, अब डॉक्टर्स अब्बासी के अंदर हो गए, केएचडी के अंदर हो गए, ये रिटायरमेंट को आप रोक नहीं सकते। अगर केएमसी की इंतजामिया नाअहल चल रही है तो लोगों की उम्र तो बढ़ रही है। अब्बासी के अंदर इस साल के एंड के ऊपर आप 15 आरएमओस दोबारा रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह सोबराज के अंदर 4 आरएमओस हैं, वो भी रिटायरमेंट के करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो नर्सेज रिटायर हो रही हैं, एट द एंड ऑफ अ डे उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ पे है? अब्बासी के अंदर टोटल जो है 150 आरएमओस की जगह है, और अब इस वक्त तकरीबन 50 आरएमओस बचे हैं। सोबराज के अंदर तकरीबन हमारे पास 75 से 50 आरएमओस की जगह है, जहां पे अब सिर्फ 4 बचे हैं। 4 आरएमओस बचे? इसी तरह ही तो डेफिसिट पूरे अस्पताल में 4 एमओस? 4 आरएमओस बचे हैं, और पीजीज की सीट्स जो हैं, जो ये ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स आए हुए हैं, इनकी सीटें भी तो आप बढ़ा नहीं पा रहे। ठीक है, आप इंडक्शन, अगर आप आरएमओस को हायर नहीं कर पाए, आप पीजी ज्यादा लेना शुरू कर दो, जहां से उनकी आपकी ट्रेनिंग कराची का सेंटर बन जाए। जैसे इन्होंने बताया कि सोबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है वो कराची के सेंटर के अंदर है, पीछे सारी कच्ची आबादी लगती है, ओल्ड सिटी लगता है, सारी पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जिसको ये केटर कर रहा है। वहां पे अगर आज आप 15 इंडक्शन करते हो, अगर आप 50 इंडक्शन करोगे, तो एक तो हमारे कराची शहर के अंदर जो है स्पेशलिस्ट जो है वो भी बढ़ेंगे, एक आपके पास वो भी पॉजिटिव चीज आएगी। दूसरी बात है कि जो आपके पास सरप्लस जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज का है वो भी फिल हो जाएगा। लेकिन केएमसी की इंतजामिया जब नींद से बेदार होगी तो शायद तब ये चीजें सोचे। तो सिंध गवर्नमेंट जो केएमसी के अस्पतालों को लेने के हवाले से बातें कर रही है और चीजें हो रही हैं, उस पर आप लोग क्या कहते हैं? जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब एमबीबीएस के, उस वक्त भी मैंने सुना था कि अब ये जाने लगा है। फिर मैंने एमबीबीएस मेरा खत्म हुआ, तब भी कहा कि शायद अब सिंध गवर्नमेंट ले लेगी। फिर मैं स्पेशलाइजेशन में आ गया, मेरी स्पेशलाइजेशन खत्म होने वाली है, लेकिन ऐसा कोई आसार नजर आ नहीं रहा। तो बातें इस दफा भी आप इसको पॉलिटिकल स्टंट ही समझ रहे हैं? पॉलिटिकल स्टंट है, या पता नहीं कब शायद हम बूढ़े हो जाएं, रिटायरमेंट क्रॉस आएंगे तो शायद कहें कि हाँ अब चला गया। केएचडी के हवाले से तो अभी उन्होंने कोई प्रोग्राम भी किया था। केएचडी के हिसाब से कह रहे हैं कि वो उसको ले लेंगे, लेकिन 13 अस्पताल हैं, और जो सबसे बड़ा टर्शरी केयर अस्पताल अब्बासी है। अगर देखिए किसी सिंध गवर्नमेंट के बाकी अस्पताल भी तो कौन से कोई इतना कह रहा हूँ कि काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ हो तो हम कहें कि हाँ उसके लिए बड़े ऑप्टिमाइज हो। द थिंग इज दैट कि आप किसी सिंध गवर्नमेंट के पास जाना इस नॉट मसले का हल नहीं है, या इसको प्राइवेट को बेच देना मसले का हल नहीं है। अगर ये अस्पताल एक सिटी गवर्नमेंट ने बनाया था तो किसी इरादे से, किसी सोच से बनाया गया था। वो इरादा, उस सोच को आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती कि आप इस चीज को अपने गले से निकाल के किसी और के गले में डाल दिया।
आप उससे सुपरवाइज करो, उससे चला के दिखाओ, फिर हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं कि हाँ आप नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हो, आपके इरादा सही था, अपने गले से मुसीबत निकाल के दूसरे गले में डाल दिए और मरीज जो कराची की आवाम है और डॉक्टर्स है, स्टाफ है, वो जलील हो जाए। डॉक्टर आफरीन साहब, अब आप लोग प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं? क्या टोकन स्ट्राइक्स चल रही हैं या कंप्लीट आप लोग प्रोटेस्ट में हैं? देखिए, हमने अल्टीमेटम तो इनको 2 महीने पहले दिया था कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे अगर ये कंटिन्यू रहेगा अनपेड का। तो अभी हमने अपनी सर्विसेज बायकॉट करने का, प्रोटेस्ट करने का शुरू किया है। वी जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड 2 to 3 days बैक। अभी हम अपनी सर्विसेज बायकॉट कर रहे हैं। उसके बाद ओपीडी सर्विसेज और या इंडोर भी? देखिए, हम किसी भी मरीज, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि किसी मरीज को हमारी वजह से सफर करे, बट ये है कि हम अपने हक के लिए तो बोलेंगे, तो कुछ कदम क्या क्या जब अरबाब इख्तियार उस वक्त तक जागते नहीं है जब तक आप कोई चीज़ बंद न कर दें फैसिलिटी, या आप प्रेस क्लब पे जाके धरना न दे दें, वहां पर जाकर एहतजाज ना शुरू करें। ये अरबाब ख्याल को ध्यान होना चाहिए ना कि वो आवाज़ें पहले से सुन लें, इससे पहले कि वो चीखों पुकार करने कन्वर्ट हो। तो ये अरबाब इख्तियार जो बन जाते हैं, सीटों पे आ जाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह नहीं होना। ऐसा नहीं कि 11 महीने तक हम चुप रहे, हमने 6 महीने के बाद बोलना जरूर शुरू किया। बस फर्क इतना था कि हमने मोहब्बत से, खामोशी से, एहतराम के साथ बोला। अब हम जरा जोर पकड़ रहे हैं। 11 महीने इज बिग टाइम। पढ़े लिखे लोग एप्लीकेशनें लिख के दे रहे थे, रिक्वेस्ट लिख के दे रहे थे, जिसको इग्नोर किया जाता है। अब आप मीडिया में भी, सब जगह पे भी कहा था कि डॉक्टर से एहतजाज क्यों करते हैं। पढ़े लिखे तरीके से एप्लीकेशंस का बंडल मैं आपके साथ बहुत दफा लेके आ चुका हूँ, इतना बम्बार लगा हुआ है, लेकिन वो पढ़ने की तौफीक नहीं होती, कैसे कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल जावेद साहब, डॉक्टर आफरीन काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों तशरीफ लाए और हमने कोशिश की कि आपके इशू को हम हाईलाइट करें, और लेट्स सी कि क्या होता है। फिर फॉलो में बताइएगा, तो ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा से फिर उस पर बात कर लेंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी दोनों डॉक्टर साहिबान की, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्क की वाहिद कॉरपोरेशन थी जिसका मेडिकल कॉलेज था, जिसके इतने बड़े अस्पताल हैं, तो बजाय इसके कि उसको इम्प्रूव करने के और उसको अपग्रेड करने के, अब उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। आबासी शहीद अस्पताल में लोग अब वहाँ नहीं जाते, वहाँ से रेफर हो के जिना अस्पताल आ रहे होते हैं, सिविल अस्पताल आ रहे होते हैं। वो कि सिविल और जिना की भी हालत वो नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है जो वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के पास इसके अलावा ऑप्शन क्या बचा है सिवाय इसके कि वरना फिर वो घरों पर पड़े रहें, उनके पास दवाओं के पैसे नहीं होते। तो सरकारी अस्पताल में क्या मरीज सिर्फ डॉक्टर की शक्ल देखने के लिए आए? सरकारी अस्पताल में इसलिए आए कि बस वो देख के उसको पर्ची बना के दे दें और उसके बाद फिर होगा क्या? इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगी, टेस्ट नहीं होंगे, बड़े मसाइल होंगे, तो फिर क्या होगा? हमने यहाँ गुफ्तगू की है इस हवाले से, और आप भी अगर हमें कुछ भेजना चाहें तो हमारा रब्ते का नंबर है 0300 3642759। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।